सेवेंथ स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि तीन टॉपिक, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुजेक लॉ और अवोगाद्रोज लॉ से रिलेटेड। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टारगेट से, यानी कि आज का हमारा गोल क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिर है गे-लुजेक लॉ और उसके साथ है अवोगाद्रोज लॉ। उन सबको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उस पे बनने वाले न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से कि ये क्या होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस एग्जांपल्स के बेसिस पे समझोगे। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है या फिर एक एलिमेंट है, लेट अस सपोज द सी। ये दो अलग अलग एलिमेंट एक ए और बी के साथ कंबाइन करता है। क्या करता है? ए और बी के साथ कंबाइन करता है। जब सी ए के साथ कंबाइन करता है, फॉर्मेशन करता है एसी का, और जब बी सी के साथ कंबाइन करता है, ये फॉर्मेशन करता है किसका? बीसी का। तो वैसे केसेस में जो तुम्हें AC और BC का रेशियो मिलेगा वो इक्वल होगा जब A और B डायरेक्टली कंबाइन करेंगे, यानी कि A:B के रेशियो के। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। या तो इसके इक्वल होगा या फिर एक सिंपल होल नंबर रेशियो में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो आज आप पढ़ते हैं फिर एग्जांपल्स के बेसिस पे और अच्छे से मैं तुम्हारा क्लियर करता हूं। क्या लिखा हुआ है? द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C। है ना, A और B क्या कर रहा है? एक फिक्स्ड मास, C का मास क्या होगा? फिक्स्ड होगा, जिसके साथ ये कंबाइन करेगा। ठीक है, is either same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine। ठीक है, यानी कि ये जब C के साथ कंबाइन करेगा तो वैसे केसेस में ये इसका रेशियो जो होगा वो या तो सेम होगा या एक सिंपल मल्टीपल रेशियो हमें देखने को मिलेगा मासेस का, जब A और B डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो। ठीक है सर, एक एग्जांपल्स के बेसिस पे बताओ सर, एलिमेंट्स के बेसिस पे बताओ तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आ जाओ एलिमेंट्स के बेसिस पे मैं तुम्हें बताने का ट्राई करता हूं। जैसे एग्जांपल में सपोज करो कि कार्बन है ना, कार्बन है, ये दो एलिमेंट सल्फर के साथ उसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना, सल्फर के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। जब कार्बन सल्फर के साथ कंबाइन करता है ये CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। वैसे केसेस में क्योंकि कार्बन के मास को तुमने क्या रखा था? फिक्स्ड रखा था, तो यहां पर कार्बन के फिक्स्ड मास को, है ना, क्या फिक्स्ड मास को हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसका फिक्स्ड मास हमने ले लिया 12 ग्राम। सर 12 ग्राम क्यों लिया? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम कार्बन के साथ कितना सल्फर है? 2 सल्फर है। एक सल्फर का था 32 होता है मास, तो 2 सल्फर का कितना होगा? 64 देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका रेशियो, कार्बन का मास फिक्स्ड है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना? दैट इज 32। यानी सी यहां से रेशियो कितना आया? यहां से रेशियो आया दैट इज 2:1। कितना आया रेशियो? दैट इज 2:1। ठीक है, ये रेशियो तो निकल गया। अब जब ये दोनों डायरेक्टली कंबाइन करेंगे, यानी कि जब S और O कंबाइन करके फॉर्मेशन करेगा SO2, तो यहां से जो रेशियो आएगा किसका? सल्फर और ऑक्सीजन का, है ना, किसका? सल्फर और ऑक्सीजन का। तो सल्फर का मास कितना होता है? दैट इज 32, है ना, 32। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? तो सर एक ऑक्सीजन का मास होता है 60, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ये भी सर 32 होता है। कैंसिल करने के बाद कितना आया? 1, और ये भी आया 1। तो इन दोनों का रेशियो देखो तो क्या एक सिंपल होल नंबर रेशियो तुम्हें देखने को मिल रहा है, दैट इज कितना? 2:1। कितना मिलेगा? 2:1। यानी कि अगर यहां से तुम एक्चुअल में रेशियो निकालो तो रेशियो कितना आएगा? दैट इज 2:1, है ना, 2:1। और ये कितना होगा? 1:1, है ना, 1:1। तो उस बेसिस पे ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2:1, जो कि एक क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो तुम्हें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से तुम इसको सिंपल फॉर्म में डिफाइंड कर सकते हो एक सिंपल से एग्जांपल के बेसिस पे। ठीक है सर, यहां तक तो अब हमें क्लियर हो गया कि ये बातें कैसे हो रही है और क्यों हम लोग इसको बोल रहे हैं कि सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में ये हमें देखने को मिल जाता है।
ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 27.27% ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है जो इतना परसेंट कार्बन कंटेन करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन इतना परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन इतना परसेंट ऑफ सल्फर। आर दिस फिगर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। क्या ये जो लॉ है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, मतलब सिंपल फॉर्म में उसे फॉलो करता है या नहीं करता, उसके बारे में तुम्हें बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर तुम सिंपल फॉर्म में पहले वाले केसेस में देखो कि, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इतना परसेंट ऑफ कार्बन, यानी कि अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इतना। तो फर्स्ट केस ले लो, है ना, फर्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं ऐसा करके, है ना। फर्स्ट केस परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना, उस केस में कार्बन, फर्स्ट केस में कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो उसमें केसेस में कितना है, 27.27, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना, इतना, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा सर, उसमें माइनस कर देंगे सर, 100 में से माइनस कर देंगे कितना, दैट इज 27.27। तो हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, दैट्स कम्स आउट टू बी 72.73, है ना। इतना परसेंट तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, सेकेंड केस में आओ। सेकेंड केस में तुम्हें दिया हुआ है क्या, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, वही दिया हुआ ना, हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें तुम्हें परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, कितना है, दैट इज 15.79, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा, सल्फर का परसेंटेज होगा दैट इज 84.21%, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन सल्फर के साथ कंबाइन करके क्या बनाया था, कार्बन डाइसल्फाइड बनाया था, ठीक है। जो नीचे हमें केस देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में, जो हमें देखने को मिल रहा है उसमें, तो ऐसा करते हैं ना कि कार्बन के मास को हम लोग क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कार्बन के मास को फिक्स्ड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है ना, ठीक है। अगर फर्स्ट केस में देखो तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि 27.27 ग्राम, है ना, ग्राम कार्बन, है ना, कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, कंबाइन विथ ऑक्सीजन, वो कितना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये है 72.73 ग्राम, है ना। अगर ग्राम के फॉर्म में ले लो, जैसे परसेंटेज के फॉर्म में दिया, तो 100 अगर ग्राम तुम ले लेते हो तो वैसे में तुम्हें पता चल जाएगा कि 27.27 ग्राम जो है वो कार्बन प्रेजेंट है, और उसके साथ 72.73 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उससे हमें पता चला कि 27.27 इतना ग्राम कार्बन जो है वो ऑक्सीजन कितना, दैट इज 27.73 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो हमारा 1 ग्राम कार्बन किसके साथ कंबाइन करेगा, है ना, 1 ग्राम कार्बन, तो सर डिवाइड कर देंगे, है ना, 27.73 डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई कितना होगा, दैट इज 27.27, है ना, इतना तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद, एक बार रुको डिवाइड कर लेता हूं मैं, डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 2.66, कितना आ रहा है, 2.66 वैल्यू निकल कर आ रहा है। यानी कि यहां से 1 ग्राम कार्बन में, है ना, 1 ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है कितना, दैट इज 2.66, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहां पर कार्बन का फिक्स्ड मास है, तो ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का मास, कार्बन का मास अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 2.66 ग्राम, ठीक है। सेम केस यहां पर भी कार्बन को 1 ग्राम ले लो और सल्फर का तुम निकाल दोगे कि कितना होगा परसेंटेज, ठीक है, निकाल देते सर, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहां पर तुम्हारे पास क्लियरली है कि 15.79 ग्राम कार्बन, है ना, कार्बन कंबाइन विथ सल्फर इज इक्वल्स टू कितना, 84.21 ग्राम, ठीक है, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बन कितने सल्फर के साथ कंबाइन करेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 84.21 डिवाइडेड बाय कितना, 15.79, है ना, 15.79 डिवाइड कर लेते हैं सर, उसमें क्या दिक्कत है, 84.21 डिवाइडेड बाय 15.79, तो ये आ रहा है 5.33,
कितना रहा 5.33। चलो ठीक है, इसको हमने लिख लिया कितना 5.33। तो अगर हमारे पास फिक्स्ड मास होता था, एक बार फिर से ऊपर जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था उसमें आते हैं, ठीक है। जब कार्बन का मास कितना था, फिक्स्ड था, क्या था, फिक्स्ड था, 12 ग्राम था। तो उस केसेस में तुमने दोनों का रेशियो निकाला था कि रेशियो कितना निकल कर आता है। तो यहां पर भी तुम क्या निकाल दोगे, यहां पर भी तुम क्या निकाल दोगे कि इन दिस केस, है ना, या फिर नाउ ऐसे कर लिख दो, है ना, नाउ। यहां तक हमने इसको सॉल्व किया है, उसके बाद हम इसको आगे कर रहे हैं, ठीक है। नाउ, है ना, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, क्योंकि कार्बन तो हमारा क्या है, उसका फिक्स्ड मास है, दोनों केसेस में 1 ग्राम लिया हमने, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2.66, और ये कितना आएगा 5.33। कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स में, यानी कि रेशियो आ जाएगा कितना 1:2। कितना रेशियो आ जाएगा, दैट इज 1:2, यानी कि रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर कितना आ गया, दैट इज 1:2 हो गया, ठीक है। अब अगर अगले केस में हम लोग देखें तो अगले केसेस में जब हमारा क्या हुआ, कार्बन जो था, है ना, कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। कार्बन जो है वो सल्फर के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाया, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जिसमें रेशियो तुम्हारे पास सल्फर और ऑक्सीजन का कितना आया था, जो कि इतना आया था, या ऑक्सीजन और सल्फर का। अब तुम निकाल दोगे जब सल्फर और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो उस केसेस में ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो कितना आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, आगे पढ़ो क्वेश्चन में तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा है कि एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन, है ना, 50% ऑफ सल्फर, 50% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब सल्फर क्या बोल रहा हूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो 50% सल्फर है और 50% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यानी कि इस केस में जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है तो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आता है, 1:1 आता है, 1:1 आता है। तो उस बेसिस पे, है ना, तो उस बेसिस पे अगर तुम हेंस लिख दो तो तुम्हारे पास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन स्टार्टिंग में कैसा आया, ऑक्सीजन और सल्फर का जो आया 1:2, और बाद में कितना आया, बाद में आया 1:1, है ना, कितना आया बाद में 1:1। तो उस बेसिस पे अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जिससे पता चल जाता है कि ये बिल्कुल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कंप्लीटली फुलफिल करता है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लो, हमने कुछ नहीं किया, कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन को 1 ग्राम सपोज करके ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन को 1 ग्राम मानकर सल्फर का मास निकाल दिया, और फिर पहले वाले केसेस में हमने ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो निकाला, और दूसरे वाले केसेस में यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के केसेस में सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो हमें गिवन था, क्योंकि 50% प्रेजेंट था तो दूसरा भी 50%, यानी रेशियो 1:1 होगा। तो उस बेसिस पे हमने देखा कि जो हमारे पास रेशियो निकल कर आ रहा है वो रेशियो कितना आ रहा है, दैट इज 1:2, जो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गे-लुसेक लॉ क्या होता है गैसियस वॉल्यूम का, अगर मैं बोलूं कि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, कहां पढ़ा है सर, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ा है क्या आपने, हाँ सर पढ़ रखा है हमने स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, बस वही है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कैसे होता है देखो, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, दे ऑलवेज डू सो इन द वॉल्यूम्स व्हिच बियर्स अ सिंपल रेशियो ऑफ वन अनदर अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या हुआ सर, एग्जाम्पल के बेसिस पे बताओ, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज H2 कंबाइन करता है Cl2 के साथ और फॉर्मेशन करता है HCl का, है ना, बैलेंस कर लो, सबसे पहले यहां पर बैलेंस कर लिया। अब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर कितना है, 1 है सर, तो ये कितना होगा, 1 वॉल्यूम होगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये भी है, या मतलब ये भी कितना होगा, 1 वॉल्यूम। यहां पर 2 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या होगा, 2 वॉल्यूम होगा, है ना, 2 वॉल्यूम होगा। तो ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे हमने समझा था। ये बस गे-लुसेक लॉ बोलता है कि ये भी जो होंगे ये भी एक सिंपल रेशियो में होंगे। तो तुम यहां पर देख रहे हो कार्बन हाइड्रोजन H2 Cl2
है ना, और उसके साथ साथ HCl, इसका जो तुम्हारे पास रेशियो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1:1:2, जो कि इस बात का प्रूवमेंट करता है कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में है। पढ़ रखा है ना ऑलरेडी? बताओ पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? हाँ सर। तो जितने भी स्टोइचोमेट्रिक के कोफिशिएंट के क्वेश्चंस थे, है ना, स्टोइचोमेट्रिक से जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस गेल-यूजेक लॉ के अंदर भी आएंगे। तो ये क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो क्यों इसको सॉल्व करना फिर से? तो इसीलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अवोगाद्रोज लॉ, है ना, कि अवोगाद्रोज लॉ क्या होता है उसको समझते हैं। तो आजा पढ़ते हैं। सिंपल फॉर्म में हमें लिखा हुआ है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इक्वल्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। सर इस बात को प्रूव करके दिखाओ सर। उसके साथ साथ अवोगाद्रोज लॉ एक्चुअल क्या है ये समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसको एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules, है ना। मतलब क्या हुआ सर कि जैसे हमारे पास सपोज करो कि 3 बीकर है, एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है और ये तीसरा बीकर है। सर पतला मोटा है क्या सर? नहीं, सब बराबर है ना। सब तीनों के अंदर क्या है? लिक्विड भरे हुए हैं, है ना, लिक्विड भरे हुए हैं। और सब आप सपोज करोगे कि 10 ml का है। कितना है? 10 ml। ये भी 10 ml, ये भी 10 ml और ये भी 10 ml। इसमें सपोज करना कि H2 गैस है, इसमें सपोज करना कि N2 गैस है और इसमें सपोज कर लेना कि O2 गैस है, ठीक है। तो अवोगाद्रोज लॉ के बेसिस पे होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, है ना। हर एक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर अलग अलग हमारे पास गैसेस है लेकिन सबका इक्वल वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पर भी 10 मोल है, यहाँ पर भी 10 मोल है, यहाँ पर भी 10 मोल है, तो वो क्या करेंगे? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। जैसे अगर इस केस में, है ना, पहले वाले केसेस में अगर तुम बोलते हो कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन का, तो 10 मोल्स तो ये भी है तुम्हारा, तो यहाँ पर भी कितने होंगे? यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 10 ml तो सर ये भी है, तो यहाँ पर भी कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा अवोगाद्रोज लॉ। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल है ना, गैसेस इक्वल है, इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है, तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। तो बात तो वही है ना भाई, घुमा फिरा कर दिया हुआ है, बस बात तो एक ही कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल होंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो भी मोल्स इक्वल या फिर वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है। तो यही है आपका अवोगाद्रोज लॉ, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप्स के बन सकते हैं वो देख लो। जैसे हमें दिया है इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन अ आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले लिया हमने आइडेंटिकल कंडीशन में। उसके बाद क्या होगा सर, ये तो हमें बता दो, ठीक है। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन द आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, है ना। तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द गैसेस का रेशियो आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर, ठीक है, यही तुम्हें बताना है ना। ठीक है सर, बता देते हैं। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इक्वल मासेस ऑफ किसका? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, और उसके साथ साथ मीथेन जो कि जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मॉलिक्यूलर मास लिखो सबका, तो ऑक्सीजन का होगा 32, ठीक है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12 और इसका 4 यानी कि 16, है ना। ये क्या लिख दिया? सबका मॉलिक्यूलर मास, है ना, सबका मॉलिक्यूलर मास। तो हमें बोला है कि इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। अब तुम इक्वल मास में कुछ भी ले सकते हो, 1 ग्राम मास भी ले सकते हो, 100 ग्राम मास भी ले सकते हो, है ना, 200 ग्राम मास पे 1 kg भी ले सकते हो। बट लेना वो ज्यादा सिंपल होता है जब तुम इसके मॉलिक्यूलर मास का एलसीएम लेते हो, है ना। मॉलिक्यूलर मास का क्या लेते हो? एलसीएम लेते हो। तो लेट कर लोगे, है ना, लेट इक्वल मास बी, है ना, 32, 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? दैट इज 32 ग्राम, है ना। ऐसा लेने से क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाएगा। जैसे तुम्हें क्या निकालना है?
हमें निकालना है सर वॉल्यूम ऑफ गैसेस का रेशियो। तो देखो तुम्हें याद है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस का रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के, वही ना है क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसा करते हैं कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं और जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वही हमारा नंबर ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, इसका रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 से, और इसका रेशियो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 से। तो O2 का गिवन मास कितना है, तो सबका मास है सर हमारे पास 32, और O2 का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये भी होता है 32, है ना। गिवन मास कितना है 32, हाइड्रोजन का कितना होता है 2H2, है ना। गिवन मास कितना है, दैट इज 32, CH4 का मास कितना होता है, दैट इज 16। तो ये आ गया 1, ये आ गया 16, ये आ गया 2, तो आ गया रेशियो हमारे पास कितना, दैट इज 1:16:2, है ना। ये आपके पास निकल कर आ गया एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कितना सिंपल है, ये तीनों के तीनों लॉज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, इस टाइप फॉर्मेलिटी, इस टाइप्स के टॉपिक्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है, इफ इनटू कंटेनर, अच्छा ये ना थोड़ा सा गलती कर दिया, इनटू कंटेनर होगा, है ना, TWO होना चाहिए, TWO, ठीक है। तो क्या होगा, इफ इन 2 कंटेनर्स, 2 कंटेनर्स है जिसमें N2 है और O3 है, हैविंग वॉल्यूम्स 5 लीटर और 20 लीटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यानी कि हमारे 2 कंटेनर है, N2 है एक में और एक में कौन सा है, O3 है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम हमें दिया है, एक का वॉल्यूम है 5 लीटर और दूसरे का कितना दिया हुआ है, दैट इज 20 लीटर, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन अगर इसका हम लोग करें तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, N2 का, और N2 का वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, और वॉल्यूम ऑफ कितना O3 का वॉल्यूम आपको दिया है कितना 20 लीटर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट में क्या बोला है, रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मोल्स का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3। तो ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O3, ठीक है, इसके इक्वल होगा। और वॉल्यूम ऑफ N2 कितना है, दैट इज 5 लीटर, और वॉल्यूम ऑफ O3 कितना है 20 लीटर, दैट कम्स आउट टू बी 1/4, यानी कि रेशियो कितना निकल कर आ गया, 1:4 आ गया, फर्स्ट आ गया आंसर। फिर नेक्स्ट है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो वही होता है जो नंबर ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम का रेशियो होता है, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। थर्ड पार्ट में आ जाओ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस, है ना, यानी कि इस बार क्या निकालना है, इस बार निकालना है रेशियो ऑफ एटम्स, है ना, रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है, रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर तुम देखो तो, है ना, रेशियो ऑफ एटम्स, देखो तुम्हारे पास कौन कौन से, एक नाइट्रोजन है और फिर उसके साथ साथ क्या है, दैट इज ऑक्सीजन, मतलब ओजोन है, सॉरी, है ना, ओजोन है। तो फिर तुम क्या कर दोगे कि रेशियो ऑफ एटम्स निकालने के लिए जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, है ना, उसी में सिंपल फॉर्म में तुम मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना है, 1:2, 1:4 आया है, ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो हुआ, ठीक है। ऊपर किसका, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन है टोटल कितना, दैट इज 2, तो इंटू 2 कर दिया, है ना, समझ रहे ना भाई, नाइट्रोजन कितना है 2, मॉलिक्यूल्स कितना, मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना है 1:4 आया है, नाइट्रोजन टोटल है कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे ओजोन का रेशियो तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2 के टेबल में 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स में, तो उस बेसिस पे रेशियो कितना आ जाएगा, दैट इज 1:6, कितना आ जाएगा 1:6, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो दे सकते हो,
ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम इजी फॉर्म में सॉल्व किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नए लाइव क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।